सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सदर का ओहदा महज एक डाक खाना तस्वुर किया जाता है, लेकिन कल से इस ओहदे से जुड़ी जो खबरें हैं उनका जैसे सैलाब उमड़ आया है। हुआ कुछ यूं है कि सदर आरिफ अलवी ने कल रात 1:45 बजे एक ट्वीट की, जिसकी बाज़गश्त शायद आने वाले कई रोज तक सुनाई दे। सदर ने लिखा कि उन्होंने 2 तरमीमी बिलों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से इख्तलाफ की वजह से न सिर्फ इन पर दस्तखत नहीं किए बल्कि इन्हें वापस भी भिजवा दिया ताकि दोनों गैर मौसर हो जाएं। सदर के मुताबिक इन बिलों की वापसी का स्टाफ से बार बार पूछकर तसल्ली भी कर ली गई। फिर उन्हें कल रात अचानक पता चला कि उनके अपने ही अमले ने तो हुक्म अदूली कर दी है, यानी बिल वापस नहीं भेजे और यूं ये कानून बन गए। अब इस ट्वीट के चंद घंटों बाद सेनेट सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया कि दोनों बिलों की मंजूरी सदर ने दी है और वजारत कानून भी फिर बीच में कूद पड़ी और कहा कि जी सदर की जानिब से कोई भी बिल वापस मौसूल हुआ ही नहीं है। और साथ ही वजीर कानून ने कार्रवाई में ताखीर पर सदर को जिम्मेदार भी करार दे दिया। अब क्या सदर आरिफ अलवी साहब ने वाकई जल्दबाजी में एक गैर संजीदा हरकत कर दी जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं हुआ कि हुआ क्या है, और अब इस मामले के आगे असरात क्या होंगे? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग काफ से आयशा गुल अली साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं पाशा साहब से शुरू करना चाहूँगी। पाशा साहब, ये सदर आरिफ अलवी साहब का दावा कि जी स्टाफ को उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया, फिर सदर साहब का कहना है कि जी कुछ देर बाद जब ट्वीट की उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अभी पता चल रहा है, हालांकि कानून तो वो पहले बन चुका था। तो बड़े सवाल सदर साहब पे भी उठाए जा रहे हैं कि इतनी देर वो खामोश क्यों रहे, उनको पता कैसे नहीं चला? देखिए, 2 दिनों से मुसलसल ये बात चल रही है और कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई। मसलन जो ट्वीट है उसमें खुद अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। इस हद तक हम मान लेते हैं, क्योंकि बात यही अभी तक सामने आई है कि उन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए। ठीक है। दूसरे पार्ट में कहते हैं कि मुझे आज पता चला कि ये कानून बन गया। ये उन्होंने किस तरह कह दिया जबकि पूरा एक इनका मीडिया सेल होता है और उस मनसब के हवाले से जब भी कोई खबर होती है वो फौरी तौर पे उनका अमला उन तक पहुंचाता है। इतनी अहम खबर कि 24 घंटे गुजरने के बाद या 28 घंटे गुजरने के बाद आप ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आज पता चला। इस पे भी रिजर्वेशन है कि ये कैसे मुमकिन है कि आपको 24 घंटे पहले इसकी खबर नहीं हुई, जब कानून बन चुका है और आप सदर ममलिकत हैं, आप कह रहे हैं मुझे आज पता चला। और तीसरी जो है वो है कि इम्प्लाइडली उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये कानून बन चुका है। वो है कि आखिरी 2 लाइनें कि मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जो इससे जिनको इससे तकलीफ़ हुई होगी, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इट मीन्स कि उन्होंने इम्प्लाइडली तस्लीम कर लिया कि कानून का तो दर्जा हासिल कर गया है और अब आपको अगर तकलीफ़ होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। तो इस तरह ये ट्वीट, आप देखें, ट्वीट पहले इंग्लिश में आया, फिर उसका तर्जमा भी उर्दू में भी आ गया ट्वीट। तो ये क्या बता रहा है कि आप एक पहले इंटरनेशनली ये पाकिस्तान को कि बाहर लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का आला तरीन मनसब और उस एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल है, और फिर उर्दू में बाकी उन लोगों को जो जिनको सही समझ नहीं आती अंग्रेज़ी, ताकि मुल्क के अंदर भी सबको ये पता चल जाए कि ये क्या है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज उन्होंने सेक्रेटरी को सरेंडर किया बिफोर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। वो 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, वकार अहमद, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जब इस लेवल पे पहुंचते हैं कि जब आप सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर होते हैं तो वो कैरियर ऑफिसर होता है, सबसे अच्छे ऑफिसर को चुन के लगाया जाता है इस मनसब पे। और उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त, अभी जो लेटेस्ट बात आई है कि उन्होंने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को और उसमें उन्होंने ये कहा जी कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो मैंने फ़लाँ डायरी नंबर 196 डायरी नंबर मुझे याद आ रहा है कि डायरी नंबर का उन्होंने बताया कि फ़लाँ तारीख को, यानी पहला जो एक्ट है आर्मी एक्ट, वो 2 तारीख को शाम को आया, हमने
प्रेसिडेंट के ऑफिस में भेज दिया 2 तारीख को फलां डायरी नंबर के तहत, और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 8 तारीख को आया, और 8 तारीख को ही हमने फलां डायरी नंबर के तहत प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया। और सबसे अहम बात कि वो दोनों एक्ट अभी तक उनके ऑफिस में हमारे तक नहीं पहुँचे, और साथ ही उन्होंने जो मुतालबा किया है कि इसकी FIA से इंक्वायरी कराई जाए, तो उन्होंने अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश किया, लेकिन सदर मुमलिकत ने इस वक्त तक ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा, कोई लेटर लिखा, और ना ही इस मामले की इंक्वायरी कराने के लिए कोई तारुफ किया। ये है सारी सूरत हाल। ठीक है, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने पाशा साहब को भी सुना। मलिक साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, तमाम खबरों पे नज़र रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ का जिक्र हो रहा है, एथिक्स का जिक्र हो रहा है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, वो तो बेशक अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है, लेकिन सदर साहब, सदर मुमलिकत साहब एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, सिर्फ वो महज माफ़ी मांगना और जिस तरह की उन्होंने ट्वीट कर दी वो जवाबदेह हैं, आपको चीज़ क्या समझ आती है, मामला क्या है आखिर? शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं समझता हूँ हसन रज़ा पाशा साहब ने बड़ी तफसील से सारे मामले के जो हैं वो आपके सामने रखा है। मसला सिंपल सा ये था कि सदर मुमलिकत के पास ये दोनों एक्ट जो है, ये दोनों बिल चले गए, और जिस तारीख को गए वो तारीख भी बड़ी वाज़ेह मौजूद। अब सदर मुमलिकत ने अगर इनको मुस्तरद करना था तो उसी रोज़ मुस्तरद करके समरी वापस भेजते प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वापस उसको पार्लियामेंट के पास भेज देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते और उसी रोज ट्वीट कर देते, कहते जी कि मेरे पास बिल आए, मैंने मुस्तरद कर दिया, अपने स्टाफ से कहा इनको वापस भेज दिया जाए, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, तो आज सदर मुमलिकत हीरो बने होते कि जी बड़ी जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है। उन्होंने बड़े तरीके से मैं तो एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की। तो मलिक साहब, अगर ये जिस तरह जालसाजी अगर हुई है, तो सदर साहब ने ये ट्विटर का जो रास्ता इख्तियार किया है उसकी बजाय मेरे ख्याल से उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। इस सवाल के पाशा साहब आपकी तरफ आती हूँ, आयशा मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जी, ये पैगाम दे दिया जी मलिक साहब कि जनाब बिल्कुल मैं तो बड़ा मुजाहिद आदमी हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। भाई साहब, आपके पास जो दिन मौजूद थे उन दिनों में आप इसको मुस्तरद कर सकते थे, आपने क्यों नहीं मुस्तरद किया? फिर आपने बड़े आराम से कहा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा। अब स्टाफ ने बता दिया कि जिस तारीख को बिल आपके पास हमारे पास आया था, हमने आपकी टेबल पे रख दिया, दोनों बिल आपके पास मौजूद थे। ठीक है। अब एक सीनियर तरीन ऑफिसर अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश कर रहा है। अब सदर मुमलिकत की तो जब तक वो सदर इंक्वायरी हो नहीं सकती, उन्हें इस बात का इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कब तक इस सियासी जो है वो इस चीजों में फंसे रहेंगे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सदर मुमलिकत का ओहदा भी इतना सियासी हो चुका है कि वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी के लोग खुश हो जाएं, मेरे कारकुनान खुश हो जाएं, और अगर मैं अगले चंद दिन बाद ईवान सदर से निकलूं तो मुझे एक पार्टी के रहनुमा के तौर पे देखा जाए। यानी हम इतना पोलिटिसाइज कर चुके हैं, और आज की बात नहीं, माजी में भी हम यही करते रहे हैं। यानी सदर मुमलिकत का ओहदा जो रियासत के सरबराह का होता है वो भी हमने मजाक बना दिया है। बिल्कुल आरिफ अलवी साहब को पता था कि बिल ना वो बिल की मुखालफत करना चाहते थे, ना वो बिल को मुस्तरद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तारीख गुजर जाए, उसके बाद एक ट्वीट करके मैं हीरो बन जाऊं। उन्होंने वो रवैया अख्तियार किया। यानी हम सियासत के अंदर इतनी गैर संजीदगी अब आ चुकी है डॉक्टर साहबा कि ये रवैया देखिए ना शुरू से शुरू होता है। साहब पे इल्जाम ही है कि खान साहब ने कहा कि किसी ने किसी मुल्क का जिक्र नहीं करना, इस साइफर को बस फैला देना, हमने लोगों को बताना नहीं है कि मुल्क किस मुल्क से आया। फिर उस मुल्क का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर इतनी गैर संजीदगी, आपको याद होगा कि जब इक़्तिदार से निकले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में चला गया। यानी आप अंदाजा करें कि एक वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स, सदर मुमलिकत की नशिस्त पर बैठा हुआ एक शख्स, उन्हें सियासत के हवाले से संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करना चाहिए था, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। हम हर चीज़ अपनी नंबर स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातें कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार नजर आती हैं। लेकिन सदर मुमलिकत ने तो हद ही कर दी ना, यानी ये भी नहीं देखा कि इसके नुकसान क्या होंगे और आखिरकार हम फंस कहाँ जाएंगे। ठीक है, आयशा आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने पाशा साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब दोनों को सुना। आयशा, आप सियासतदान हैं, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी रहा है, PTI से। सियासी सोच इसके पीछे क्या हो सकती है? सदर साहब की ट्वीट से आपको क्या समझ आती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पीटीआई को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पाकिस्तान में, क्योंकि इनके जो लीडर साहब हैं वो यहाँ से आए हैं और जहाँ उनके बच्चे आज भी मौजूद हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बदसगीर पाक हिंद में के मुसलमान हुक्मरानों को या मुसलमानों को आपस में लड़वाती थी और फौज के अंदर, उनकी अफवाज के अंदर बगावतें करवाती थी और मईशत को वो तबाह करते थे, सनतों को बंद करते थे और फिर इंग्लिस्तान की चीज़ों को लाया जाता था, यहाँ पर इम्पोर्ट्स के लिए राह हमवार की जाती थी और मजहब को भी कमज़ोर किया जाता था। तो और फिर नाअहल तरीन लोगों को सरकारी ओहदों पर बिठाया जाता था जो कि यस मैन होते थे, ताकि और ये सारी सिचुएशन हमने पीटीआई के दौर में देखी। उस्मान बुज़दार नाअहल तरीन शख्स को बिठाया गया। उनका एजेंडा क्या था? एजेंडा बिल्कुल क्लियर था और मजहब के नाम पर क्या हुआ कि कब्रों को सजदे किए गए और नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसा कलमा ईजाद किया गया उनके पैरोकारों की तरफ से और इनकी हिमायत से कि जिसमें नाउज़ुबिल्लाह उसको झूठे मतलब एक नाउज़ुबिल्लाह नबी का दर्जा दिया गया। और कादियानियत जो है वो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कादियानियत को लाया गया, मुतारफ करवाया गया इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। तो क्या कुछ नहीं हुआ पीटीआई के दौर में, वही कुछ हुआ। 9 मई का हमला हुआ, हमारी अफवाज के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, पूरी कौम को आपस में लड़वाया गया, फहाशी बेहयाई पर नौजवानों को लगा दिया गया, तालीम और हुनर से दूर किया गया। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार करना था और इक़्तिदार के लिए ये लोग जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब इनके लीडर जो है वो इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीवी पार्लियामेंट पर हमले किए। ये आरिफ अलवी साहब और इनका जो चेयरमैन है उनके दरमियान जो है वो बाकायदा ऑडियो लीक्स मौजूद है कि पीटीवी पर हमला हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये बदकिस्मती से ये हमारा एक वज़ीर आज़म था और ये आज हमारा सदर है, जो कि और सदर साहब जो है वो पाकिस्तान के जो एक मुल्क के इदारों के जो हैं वो निगहबान होते हैं, फेडरेशन के निगहबान होते हैं। लेकिन यहाँ पर सदर साहब पीटीवी पर हमला करते हुए पाए गए। तो पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एक मजाक बन गया है पूरी दुनिया के लिए। और पीटीआई के दौर में ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में ये हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा माहौल बनाया गया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर उंगलियां उठाए कि ये तो अपनी न्यूक्लियर पावर को भी नहीं संभाल सकते थे, नाअहल लोग आ गए। तो मैं समझती हूँ कि आरिफ अलवी साहब को इक़्तिदार बहुत अजीज है और इक़्तिदार में भी वो रहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो पीटीआई के लीडर भी रहना चाहते हैं। और 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनका लीडर जो है, हम उनकी बात नहीं करें, उनका जो लीडर है उसको भी बचाना चाहते हैं। तो सदर तो पूरे फेडरेशन की अलामत होता है, सारे सूबों की अलामत होता है, सारे पार्टियों के साथ जो लोग होते हैं उनका एक नुमाइंदा होता है। तो यहाँ पे सदर साहब जो हैं वो एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर मतलब इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की रुसवाई की है, चाहे इनके कायद हों या ये हों, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक लाफिंग स्टॉक बनाया है पूरी दुनिया में। अब ये मामला ठीक है जी। अच्छा पाशा साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, आगे कानून क्या कहते हैं समझो, मैं मलिक साहब से ज़रा एक सवाल पूछना चाहूँगी। मलिक साहब, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी 2 घंटे फ़ोन ना देखे तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब क्या चल रहा है, क्या ख़बर है। हम डिफरेंट ग्रुप्स में, हमारे पास आपस में जब सारे सहाफ़ी ऐड होते हैं, आपस में हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, इस खबर पे आपका तज्जिया क्या है, इस खबर पे आप क्या कहते हैं, फिर हम ट्विटर देखते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। कानून बन चुका था ये बिल और उसके बाद सदर मुमलिकत इतने घंटों के वक्फे के बाद आके बताते हैं कि मुझे आज पता चला। जब एक सहाफ़ी 2 या 3 घंटे खबर से दूर नहीं रह सकता, तो सदर मुमलिकत घंटों बाद देख रहे हैं कि ये हो गया और उन्हें पता नहीं था। देखिए, मैं कहता हूं कि आप इन 24 घंटों को छोड़ दें कि जब बिल मंजूर हो गया, जब टीवी चैनल्स पे ये खबर चल गई, उसके 24 घंटे बाद उनका ट्वीट आया, इसको भी छोड़ दें। जब सदर मुमलिकत ने 10 दिन उनके पास बिल मौजूद था, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि इसे मुकर्ररा मुद्दत के लिए, मुकर्ररा टाइम के अंदर अंदर इसे वापस भेज दिया जाए। तो क्या सदर मुमलिकत ने ये तकलीफ दोबारा की कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछते कि बिल वापस गए हैं या नहीं गए हैं? अगर उनको बताया बिल चले गए हैं तो उसी रोज ट्वीट कर देते हैं कि मैंने बिल मुस्तरद करके वापस भेज दिए, तो आज हम उन्हें सच्चा मान देते। हम कहते जी कि सदर मुमलिकत ने तो बिल मुस्तरद किए और वापस भेज दिए थे, ट्वीट कर दिए थे। अब उनके किसी ऑफिसर ने गड़बड़ की है कि ये बिल छुपा दिए और उनको बताया नहीं। यानी ये कहना जब बिल मंजूर हो जाए उसके बाद जब खबर भी चल जाए और 24 घंटे बाद ट्वीट करना, यही बदनीति नजर आती है, यही से आपकी पूरी एक साजिश नजर आती है, यही से नजर आता है कि आपकी प्लानिंग क्या थी।
यानी आप ये सोच के बैठे हुए थे कि जनाब ये बिल भी मंजूर हो जाए। ये नहीं देख रहे, ये साहब तो मैं अब क्या करूं, सदर मुमलिकत का एहतराम लाजम है, ये साहब तो सारे घरों को खुश करने के चक्कर में है। यानी वरना ये इमरान खान साहब के साथी होते, वो तो असम्बलियां छोड़ के चले गए थे, एक बार ही कह देते कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं बैठना चाहता जब तक मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिजाइन कर दिया है, हमारी असम्बलियों में हम निकल गए हैं, हमने सूबाई हुकूमतें तोड़ दी हैं, मैं सदारत के ओहदे पर नहीं बैठना चाहता। मौसूफ तो ये इस चक्कर में लगे रहे कि मेरी मीटिंग्स भी होती रहे, खान साहब को भी कायल करते रहे, दूसरी तरफ भी मिनत समायत करते रहे, और दरमियान में सानसी का किरदार अदा करते रहे कि इनकी सदारत चलती रहे। अब उन्होंने ये जो खेल खेला, इससे वो चाहते थे कि वहां भी नाराजगी ना हो और पीटीआई की मोहब्बत भी, कारकुनों की जो जज्बाती कारकुन होते हैं उनकी मोहब्बत जो है वो हथियार लें कि जी मर्दे मुजाहिद चारा फर्दी साहब खड़े हो गए, डट गए। भाई अगर आपने उस रोज ट्वीट किया होता, मैं, डॉक्टर फिजा, आज हसन रजा पाशा, हम सब आपके साथ खड़े होते कि जनाब आपके पास बिल आया था, आपने मुस्तरद करके ट्वीट कर दिया था। पहले जो 13 बिल आपने वापस भेजे, उसी रोज ट्वीट किया आपने। यानी जब आप पहले बिल वापस भेजते रहे, आप ट्वीट करते रहे, इस बार आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? पॉइंट। पाशा साहब, अब कानून तो बन गया, जो सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट में भी मान लिया कि बन गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैं बेखबर था, 24-25 घंटे मैंने शायद टीवी भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं चला। अब ये रिवर्स तो हो नहीं सकता, और सदर मुमलिकत की ट्वीट को हम गैर संजीदा भी नहीं ले सकते। सदर मुमलिकत हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, उसको हमने सीरियस भी लेना है। अब आगे क्या होगा? अब ये सेक्रेटरी साहब ने इंकशाफात किए, वो भी आपके सामने है, तो ये अब आगे जाके क्या ये मामला तशरीह के लिए कोर्ट में जाएगा? कानून क्या कहता है? आम अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझा दीजिए। देखिए, जो हालात इस वक्त बन गए हैं, वो लाजमी तौर पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है, और जाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कुछ ओहदों का तकद्दुस होता है, क्रेडिबिलिटी होती है शख्सियात की, और इस तरह अगर हम करते रहेंगे, पहले ही जग हंसाई हो गई है पूरी दुनिया में कि किस तरह जो एक इतना आला तरीन मनसब है पाकिस्तान का, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर क्या काम होता है। तो देखिए, ये इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर इसके बाद जो रवायात बननी है वो बहुत खौफनाक होनी है। इनको इस वक्त क्रश कर देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। कहते हैं ना जी कि जब कोई चीज़ इस तरह की सर उठाए तो उसको ज़रूर सर उसका कुचल देना चाहिए, अदरवाइज़ ये रवायात चल पड़ेंगी जो कि इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। आपने बड़ी अहम ये बात की, बादशाह साहब की जो ओहदा है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है और एक पैगाम जा रहा होता है, इस पर बात करेंगे। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन रजा पाशा साहब, आयशा गुल अली साहिबा और नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले पाशा साहब ने एक सवाल छोड़ा और बड़ा अहम सवाल है, नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। उन्होंने कहा ये सदर मुमलिकत का जो ओहदा होता है, बड़ा ओहदा होता है, बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है, और वाकई उनकी ट्वीट को हम गैर संजीदा तो ले नहीं सकते हैं। अब कानून चूँकि बन चुके हैं, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया, वो अलग बात है कि वो जो एक कहानी सुना रहे हैं अपना मौक़िफ़ बयान करें, जैसे कि आपने कहा कि जी रिस्पेक्टेबल ओहदा है और हमने भी उनकी रिस्पेक्ट ही करनी है ऑफ कोर्स। अब ये जो एक तासुर जा रहा है उनकी ट्वीट से मलिक साहब, इसको वाकई बड़ा सीरियस लेना होगा। एक क्रेडिबल शख्सियत उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जाती है, और आपको पता है हमारे जो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो हमेशा नजर रखा होता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात पता चले तो उनकी वो मीडिया की शह सुर्खी होती है और वो उस पर बड़ा खेलते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं। अब वो मैंगो रिपब्लिक कह रहे हैं हमें इस एक ट्वीट पर, क्या कहेंगे? बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है। मुझे देखिए, मैं समझता हूँ ये सोचने का मकाम है हम सब के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए, तमाम लीडरशिप के लिए, कि हम अपने ही मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। यानी अगर अब दुश्मन को ये मौका मिले कि हमारे बारे में ये कहे, तो हमें बहरहाल अपना जायजा जरूर लेना चाहिए। कहीं मुड़ के हमें बैठ के देखना चाहिए कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। इनफरादी गलतियां जो किसी फर्ज से वाबस्ता होती हैं वो तारीख में माफ हो जाती हैं, तारीख में भूली जा सकती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां माफ नहीं होती जो इतने अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग जो अगर वो गलतियां करना शुरू कर दें। यानी मैंने पहले जो आपसे अर्ज की थी कि अगर सदर मुमलिकत का ओहदा इतना गैर संजीदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जग हंसाई होगी, जिसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, यानी सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये चाहते थे कि मशहूरी हो जाए,
ज़रा अपने कारकुनों को खुश कर लें कि जी उन्होंने बिल मुस्तरद कर दिया। अब जो उनके हमायती हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जी कि बस सदर साहब ने कमाल कर दिया। सदर साहब ने दोनों बिल जो है वो उनके चूँकि उनकी मर्जी के बगैर हुए थे, उन्होंने अल्लाह से भी माफ़ी मांग ली और उन लोगों से भी माफ़ी मांग ली जो लोग इससे जो है मुतासर होंगे। मेरी तो गुजारिश इतनी सी है कि ये काम वो पहले कर लेते तो हम उन्हें मान लेते कि बड़े बहादुर आदमी हैं। उन्होंने महज अपनी सियासत के लिए यानी जग हंसाई का मौका फराहम किया दुनिया को ये ट्वीट करके। अब इसकी इंक्वायरी होती है, जैसा कि वो उनके सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। कल ये सदारत के ओहदे पर नहीं होते, इनको बुलाया जाता है, तो ये कहाँ से सबूत लेके आएंगे कि जनाब मैंने ये सबरी मुस्तरद की थी या मैंने अपने फलां ऑफिसर को ये कहा था। मजीद जल्द हंसाई होगी। अभी जो पाशा साहब बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ये टेकअप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट भी बुला के पूछेगी कि जनाब सदर साहब, जनाब आरिफ अलवी साहब जब वो सदर नहीं होंगे तो जनाब आपने ये जो ट्वीट किया था, आप जरा सबूत दे दें कि आपने ये बिल वापस करने के लिए अहकामात कब दिए थे। यानी इतना सेंसिटिव मैटर हो और आप 10-12 दिन खामोशी इख्तियार किए रखें और 10-12 दिन के बाद जब अनाउंस हो जाए और 24 घंटे आप खामोशी इख्तियार किए रखें, यानी इससे मैंने कहा कि बदनीति वाज़े नजर आती है। अब सदर मुमलिकत भी खुद फंस चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसे जान कैसे छुड़ानी है। अब वो इंक्वायरी हो तब वो फंसते हैं। अब उनको सबूत देना पड़े, सबूत उनके पास नहीं होंगे। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा, स्टाफ का नाम तक जिक्र नहीं किया। वही मैंने कहा कि अगर उन्होंने पहले रोज भेजा होता और एक ट्वीट साथ कर दिया होता तो बंदा कहता कि ठीक है यार, किसी सेक्रेटरी ने फाइल गुम कर दी होगी, साइड पे कर दी होगी, उनके मिनट्स तब्दील कर दिए होंगे, उसके ऊपर जो सदर की मंशा थी उसके मुताबिक समरी नहीं पुटअप की होगी। लेकिन ये उस रोज होता है जिस रोज ये ट्वीट करते। बिल की मंजूरी के बाद ट्वीट करने का क्या फायदा हुआ? यानी अब तो मैं नहीं समझता। आशा साहब हमारे उस्ताद हैं, कानून को बेहतर समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी? सुप्रीम कोर्ट तभी फैसला देगी जब डॉक्यूमेंट। चले इस पर जी ठीक है, इस पर पाशा साहब से मैं उनकी राय लूंगी, लेकिन उससे पहले आयशा साहिबा की तरफ जाती हूँ आप दोनों की इजाज़त से। आयशा साहिबा, ये ट्वीट से एक दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार होते हैं और आपको पता है कि जी उनके खिलाफ जो FIR है सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज हुई है, तो बहुत से लोग इस ट्वीट को उस गिरफ्तारी से भी जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सब तो पाकिस्तान में बहुत नॉन सीरियस मुल्क की मफादात को और पाकिस्तान को बिल्कुल मैं भारत को आज कह रहा है पाकिस्तान के बारे में बनाना रिपब्लिक है या मैंगो रिपब्लिक, ये बिल्कुल PTI ने बना दिया है। और चोरी ऊपर से सीना जोरी यानी 9 मई को जो हुआ या साइफर के मामले पर जो हुआ उसके ऊपर ये सीना जोरी भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। और हम कोई गुलाम के बाद इन्होंने जो है वो डिप्लोमेट से बाकायदा ये खुला कह रहे हैं, बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम नेल्सन मंडेला को हम रिहा करवाने की कर रहे थे। तो और फिर आरिफ अलवी साहब मैंने पहले से बता दिया कि वो PTI के कारकुन बतौर PTI के कारकुन वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा ओहदा होता है जो कि गैर जानिबदार होता है और इसमें पूरी दुनिया में जब भी कानून बनता है या मुल्की मफादात होते हैं, पॉलिसी कानून में लोगों के लिए मतलब डिसिप्लिन रखने के लिए सजाएं होती हैं, बात होती है, तो फिर उसमें आप जो है वो अपनी सियासत नहीं लाते। लेकिन इन्होंने ये जो काम किया है सदर साहब ने, ये अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए उन्होंने किया है और रियासत पाकिस्तान के वफादार वो साबित हुए, बल्कि वो अपनी PTI की जो लीडरशिप है वो जो कि इस वक्त साइफर लीक में भी मुलव्वस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो लीकेज है उसमें मुलव्वस है, प्लस 9 मई के जो अटैक है उसमें मुलव्वस है, फॉरेन फंडिंग भी उनके ऊपर जो है वो साबित हो चुकी है। तो ये उनको बचाना है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे गैर संजीदा लोगों को इतने अहम उद्योग रखना ही पाकिस्तान के लिए एक बहुत सवालिया पाकिस्तान की क्या हैसियत है। आप ब्यूरोक्रेसी के लिए तो CSS पास करवाते हैं लोगों से, एक छोटे से ओहदे के लिए एक ऑफिसर बनाने के लिए, उसमें आप पेपर्स बाकायदा उनसे हर जो है क्वेश्चंस आप उनको देते हैं, उनकी आप असेसमेंट करते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और सदर बनवाने के लिए आपके पास कोई असेसमेंट का कानून नहीं है। वो ऐसा शख्स है जो कि ऑडियो लीक्स हुकूमत के पास मौजूद हैं और बाकायदा टीवी पर हमले करते रहे हैं
और ये ऐसे लोग भी हैं कि जो खुद काम करते हैं और फिर इल्ज़ाम कभी मिलिट्री सेक्रेटरी को देते हैं और कभी जो है वो अपने स्टाफ को देते हैं। और आरिफ अलवी साहब को ये भी मैं बता दूं कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ने ये मंजूर किया, ये जो कवानीन है, इसमें जो फिर जो पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं और पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो फिर क्यों जो है वो खामोश रहे जब ये दो कवानीन वहाँ पर पेश किए गए। तो ये डायरेक्शनलेस हैं, इनकी कोई ये पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम नहीं रखते हैं और ये सिर्फ अपनी पेटी सियासत के लिए पाकिस्तान को एक मजाक इन्होंने बनाकर रख दिया है पूरे खित्ते में। पाशा साहब, अब ये जो सदर मुमलिकत साहब हैं, उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए? मेरा ख्याल है कि इस ट्वीट के अलावा उनके पास और कोई चीज़ नहीं है। तो उसमें तो मान गए कि कानून बन गया और बस माफ़ी भी मांग ली उन्होंने, माना है कि और माफ़ी मांग ली बस, और माफ़ी मांग ली। तो कानून क्या कहता है? मसला ये है कि जब तक इस मनसब पे फाइज हैं इनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सकता। यानी माफ़ी काफ़ी थी या आगे चलेगा मामला? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ट्वीट इनके गले पड़ेगा, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, क्योंकि सेल्फ कंट्राडिक्टरी है ये। अगर फर्स्ट वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक आप देखें तो ये पहली बात कि मुझे आज पता चला है, मैं मानते ही नहीं हूँ। देखिए, जो उनका मीडिया सेल है उसको तो इतना विजिलेंट होना चाहिए कि सदर के हवाले से एक ख़बर चली है तो उनको फौरी तौर पे, अगर ये सोए हुए भी हैं तो उनको जगा के बताना। अच्छा, यही बात मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से पहले करी थी कि एक सहाफ़ी जब होता है, और नसरुल्लाह साहब चूँकि हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, नसरुल्लाह साहब, सहाफ़ी 2 घंटे खबर से दूर नहीं रह सकता, तो और कैसे उनके स्टाफ को नहीं पता चला ये खबर चल रही है? आपकी तरफ आऊँगी मलिक साहब, पहले जी आप बात कंप्लीट कर लें। पाशा साहब, एक वक्त था कि जब ये अखबारात होती थी तो तरदीद 24 घंटे के बाद आती थी, क्योंकि अगला शुमारा ज़ाहिर बात अगले दिन आता था जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तमाम सिनेरियो चेंज कर दी है और उस पे तरदीद जो है वो विद इन मिनट्स आ जाती है, और अगर मिनट्स नहीं तो विद इन आवर आ जाएगी, विद इन आवर नहीं तो कम से कम कपल ऑफ आवर्स आ जाए। इससे लंबी जो है वो तरदीद फिर नहीं तस्वर की। अच्छा, आपने एक और सवाल उठा दिया मलिक साहब, आपकी तरफ लेकर आऊँगी। जैसे उन्होंने अखबारों का हवाला दिया कि जब इस तरह मीडिया इतना एडवांस नहीं था तो फिर अखबार में जब तरदीद आती थी तो अगले दिन जब शाया होती थी तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या खबरें चलती रहती हैं, 24 घंटे आपको खबर नजर आती, रात में भी, नाइट शिफ्ट में भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए एंकर्स होते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, सुबह तक इंतजार नहीं करना पड़ता। सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है, तो अब एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय सदर साहब ने ट्विटर का रास्ता इस्तेमाल किया, ट्विटर पर बात की, ये भी बात समझ से बाहर है। असल में मसला जो अभी बात कर रहे हैं ना कि उन तक इंफॉर्मेशन का पहुंचना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ना मैं समझता हूँ कि ईवान सदर का जो मीडिया सेल है या उनको जो डायरेक्टर मीडिया हैं वो इतने नालायक हो सकते हैं कि सदर को इस बात से आगाह ना किया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। ईवान सदर के मीडिया सेल ने अपडेट करना है सदर मुमलिकत को हर उस चीज़ के बारे में जो सदर मुमलिकत से रिलेट करती है या नेशनल इश्यूज जो होते हैं, इसलिए उनको लम्हा बालम्हा बाखबर रखा जाता है। सोशल मीडिया पे चलने वाली हर चीज़ की समरी पेश की जाती है, अखबारात, कॉलम, हत्ता कि टीवी पर चलने वाली खबरें और वो प्रोग्राम जिसमें सदर मुमलिकत या नेशनल इश्यूज का तज़किरा किया जाता है, ये भी उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं। और ऐसे इश्यूज जो बिल की मंजूरी हैं ये फौरी तौर पे सदर मुमलिकत के इल्म में लाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर के इल्म में लाई जाती है, और ये तमाम जो है बड़े इदारे एग्जेक्टिव्स के, उनका ये सिस्टम मौजूद है। अब तो मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर चीज़ जो है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो पहुंचाई भी जाती है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम है, पेमरा का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ईवान सदर का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, और ईवान सदर में जो ऑफिसर डिप्यूट किए जाते हैं वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, वो वहाँ से भी चीज़ें फौरी तौर पे मंगवा रहे होते हैं ताकि प्रेसिडेंट साहब को हर चीज़ के बारे में आगाह किया जा सके। इसलिए ये तो बात मानी ही नहीं जा सकती कि सदर मुमलिकत साहब को पता नहीं था। अब 24 घंटे वो कैसे सोच सकते हैं, ये डॉक्टर साहब खुद ही बता सकते हैं। मैंने पहले अर्ज की थी, ये सारे मामला सियासी हैं, आप इन्हें कानूनी तौर पर ना देखें, ये सियासत की जा रही है सारी, और सियासत इसलिए की जा रही है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे मकबूल होना या सोशल मीडिया पे अपना बयानिया बनाना या सोशल मीडिया पे ये बताना, अपने कारकुनों को पावर कराना। देखिए ना, तसव्वुर करें जरा इस मुल्क के अंदर होता क्या है। इस मुल्क के अंदर हम
अल्लाह हमें माफ़ करे, हम किसी गरीब की मदद भी करते हैं, उसकी भी तशहीर करते हैं, उसको भी चेक देते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं। किसी की अगर दादरसी करते हैं तो उसकी भी तशहीर की जाती है। यानी हम छोटी छोटी चीज़ों में, हालांकि हमारा दीन ये कहता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि अगर आप दाएं हाथ से मदद करें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हुक्मरान ये समझते हैं, सियासतदान ये समझते हैं, हमारी शाफिया ये समझती है कि तशहीर उनके लिए हर हाल में ज़रूरी है, और तशहीर की बुनियाद पर ही, एडवर्टीजमेंट की बुनियाद पर ही वो पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इन चीज़ों में इतने उलझ गए हैं, हमें इतनी अपनी खुद परस्ती की आदत पड़ गई है, इतनी हमें अपनी जो है अपने आप की नमूदो नुमाइश की आदत पड़ गई है, और हम पार्टियों को इंटैक्ट इसीलिए रखते हैं अपने कारकुनों को। अब तस्वर करें ना दुनिया के, आप किसी मुल्क के साथ कंपेयर करें अपनी पार्टी को, यानी आप अमेरिकन प्रेसिडेंट खिताब कर रहे होते हैं, सामने लाखों लोग बैठे होते हैं, किसी जलसे के स्टेज के ऊपर कोई चढ़ने को तैयार नहीं होता, या कोई भी लीडर हो वो स्टेज पे आता है, हजारों लोग धक्का देकर स्टेज पे जाना चाहते हैं। यानी आपके लिए फ्रेम बनाना मुश्किल हो जाता है, और आपको बड़े बड़े स्टेज सजाने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसपे 300-400 की गुंजाइश कंटेनर बना के रखने पड़ते हैं, इसलिए कि लोगों को मुतमिन करना पड़ता है कि भाईजान आप स्टेज पे बैठेंगे। तो ये जो रवैया हमारे पास है वो ये पैदा करता है कि सदर मुमलिकत ने हीरो बनने की कोशिश की कि ठीक है ये मेरे कारकुन खुश हो जाएंगे, लेकिन ये हीरो बनना उनके गले पड़ गया है। पाशा साहब ठीक कह रहे हैं, जब वो ईवान सदर से निकलेंगे तो ये ट्वीट उनके गले पड़ेगा, उनके पास सबूत इस ट्वीट के अलावा कुछ नहीं है जो वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने एक और टॉपिक जो है वो छेड़ दिया जी, बड़ा ये अहम इशू है कि जो हमारा मुआशरा है वो किस तरफ जा रहा है, रवैये हमारे क्या हैं कि तशहीर करते हैं लोग, किसी की मदद करके भी तशहीर करते हैं। आप किसी की अगर मदद करें तो आप सबको जो बता रहे हैं, आप बेसिकली उसकी जो सफ़ेद पोशी है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। और सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पे आयशा मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप खुद एक खातून है और आप इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है सिर्फ इसलिए कि जो मुखालिफिन है वो आपकी मुखालफत करना चाहते हैं किसी एक इशू पर, किसी एक बात पर, कि आपका बयानिया अलग है, किसी चीज़ पर आपकी सोच अलग है, किसी और की अलग है, लेकिन डिसएग्री नहीं करना रिस्पेक्टफुल वे में, बल्कि तनकीद करनी है, सॉरी टू से गालम गलोच करना है, खवातीन की किरदार कुशी करनी है। और आप खुद भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, कहीं ना कहीं मैं भी गुजरी हूँ, तमाम खवातीन को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। इस रवैये पर ज़रा कमेंट कर दें। देखिए ये बहुत ही एक गलत रवैया है, और इस गलत रवैये को करवाया है पाकिस्तान में, और भी सियासी जमातें जो उनसे पहले थी हद तक वो भी शुरुआत में बारे में भी प्रोपेगेंडा होता था। लेकिन जो पीआई जिस तरीके से आई वो उसने तो बिल्कुल भी जो मुखालिफिन हैं उनकी खवातीन और बहनों बेटियों जिस तरह उन्होंने इज्जतें उछाली, और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर गालियां और गलीज़ तरीन गालियां जो कि कोई देख भी नहीं सकता उन गालियों को, वो गालियां जो है वो सिर्फ ये कि आप उनको और ये इनका बहुत बड़ा हथकंडा है। बात कर इख्तिलाफ करने वाली की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती कि जब वो इख्तिलाफ करते हुए गालम गलोच पर या किरदार कुशी पर उतर आए। ये वो नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, और ये इसलिए करते हैं, एक मुहलिक हथियार के तौर पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, खवातीन के खिलाफ करते हैं ताकि खातून खामोश हो जाए, या लोगों की माँ बहनों तक गालियों तक पहुँचे तो वो लोग जो है अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाए। अब देखे ना, गंदगी जो है ना, गंद वो ये समझता है, गंद ये समझता है कि लोग उससे खौफजदा हैं, हालांकि लोग उससे दामन बचाकर इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं, और गंदगी को ये तकब्बुर हो जाता है कि लोग तो मुझसे पूरा जमाना डरता है। पीटीआई का ये हाल है कि ये अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड हर एक लगा देते हैं माओ बहनों बेटियों के पीछे, और वो गालियां देते हैं, फिर लोगों को खामोश करवाते हैं। ये सदर अलवी साहब के साथ यही मामला है कि इन्होंने साइन तो इनको मतलब ये इनको ये इस शोशोपंज में थे कि ये साइन जो है मतलब इनकी कॉन्सेंट थी भी, वरना तो ऐवान सदर से इस्तीफा दे देते, ना करते, क्लियरली बता देते, एतराज़ात लगाकर वापस कर देते, लेकिन उन्होंने इसको रहने दिया ताकि कानून भी बन जाए और सोशल मीडिया की जो गालियां हैं, जो खतरनाक तरीन गालियां हैं, वो उससे भी बचाएं। तो ये उन्होंने दूसरा मतलब दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है। ठीक है आयशा, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है जी। पाशा साहब आपका लास्ट कमेंट, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की अक्सरियत जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो गई है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है,
तो बाज़ औक़ात वो पढ़ के शर्मिंदगी होती है और ये एहसास होता है कि हम बजाय इसके कि हम आगे की तरफ जड़ें, हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। और जिस चीज़ का हमें पॉजिटिव बेनिफिट लेना चाहिए उसको हम नेगेटिविटी में यूज़ करते हैं। आजकल ये ट्रेंड जो है नॉन इशू को इशू बनाना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉन इशू को इशू किस तरह बनाना है और किस तरीके से आपने इसको हाईलाइट करना है। तो ये मामलात आप देखें, बयानिए बनाए जा रहे हैं और एक तरह से एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाती है कि इंसान सोचने लग पड़ता है कि ये क्या खबर थी और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी गई। हसन रज़ा पाशा साहब, आयशा गुल अली साहिबा, नसरुल्लाह मलिक साहब, तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।